हेलो बच्चों। तो आज ही आप लोगों ने दोपहर को एल्केन का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा और आज ही मैं आपको दूसरा लेक्चर भी दे रहा हूं। कल टेस्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। नोट्स बस अच्छे से पढ़ना। और ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका होता है हाथों में पेन और सामने रफ कॉपी। कोई भी चीज आप ऐसे थ्रोली नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप उसको लिख कर करेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने एल्केन में ये पढ़ा था। सबसे पहले मैंने ये बताया कि एल्केन से एसिड डेरिवेटिव की तरफ अगर आप जाएंगे तो उन्हें हमें ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है, और एसिड डेरिवेटिव से एल्केन की तरफ आएंगे तो हमको रिडक्शन कराना पड़ता है। इसको लगा दो बेटा कहीं पर। एडॉप्टर नहीं है, कोई नहीं है, ये देख लो एक बार। अच्छा देखो डिस्चार्ज हो गया पूरा, चलो कोई बात नहीं, रख दो यहीं पर। अच्छा बेटा, उसके बाद हम लोगों ने एल्केन बनाने के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, साबातियर सैंडरेंस रिडक्शन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और रेनी निकिल तो रूम टेम्परेचर होगा, और निकिल लेंगे तो हाई टेम्परेचर होगा। हेट्रोजिनस कैटालिसिस होती है ये, क्योंकि मेटल कैटलिस्ट होता है सॉलिड और रिएक्टेंट होते हैं गैसियस। उसके बाद हम लोगों ने एल्किल हैलाइड से बनाना सीखा। पहला तरीका था वाया ग्रिग्नॉड रिएजेंट। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोगों ने मैग्नीशियम से कराई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, बन गया RMgX। RMgX एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें R माइनस के रूप में होता है। हमने इसकी रिएक्शन किसी कंस से करा दी तो RH एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा बच्चा हम लोगों ने पढ़ा एल्किल हैलाइड का डायरेक्ट रिडक्शन कराएंगे। जिंक प्लस एसिड, जिंक प्लस NaOH, जिंक कॉपर कपलो प्लस एल्कोहल, LiLH4 और NaBH4। LiLH4 टेरेसरी के साथ प्रॉब्लम करता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है, और NaBH4 प्राइमरी के साथ प्रॉब्लम करता है। हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा वाया कपलिंग रिएक्शन। हम लोगों ने 3 कपलिंग रिएक्शन पढ़ी, तीनों का इस्तेमाल असेंडिंग द सीरीज में करते हैं। वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन और कोरेहाउस सिंथेसिस। बच्चों RX है, अगर सोडियम लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो आपने कराई इसकी वुड्स रिएक्शन, दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, एल्केन बनेगा RR। अगर आपने रिएक्शन करा दी जिंक से, दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, ZnX2 निकल जाएगा, ये फ्रैंकलिन रिएक्शन है, बनेगा RR। और सबसे विशेष बात क्या, ये दोनों एल्केन आपकी कैसी होती हैं, सिमेट्रिकल। आप 20 से काट देंगे आपको एल्किल ग्रुप मिल जाएगा। और तीसरा बच्चों क्या, आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए R2CuLi, गिलमन से रिएजेंट से करा दीजिए। दिस इज कॉल्ड कोरेहाउस सिंथेसिस। एक R ले लो एल्किल हैलाइड का, एक R ले लो गिलमन से रिएजेंट का, इस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इट मे बी सिमेट्रिकल और मे बी अनसिमेट्रिकल। ध्यान रखिएगा कोरेहाउस सिंथेसिस में ये वाला एल्किल ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, लेकिन एल्किल हैलाइड का जो होगा इट मस्ट बी प्राइमरी। इसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को एल्केन में रिड्यूस किया वाया रेड फास्फोरस प्लस HI। रेक्टिफिकेशन तरीका, कॉन्टिन्यूअस चेन में जितने कार्बन हो उतने कार्बन का एल्केन बना दो। जैसे मान लीजिए ये दिया, हमने इसमें रेड फास्फोरस प्लस HI को डाला, तो कॉन्टिन्यूअस चेन में जितने कार्बन है आप उतने कार्बन का एल्केन बना दो। अगर आपको करके देखना है, करके देखो ज्यादा अच्छा लगेगा। बॉन्ड काटा, HH बांटा, 2 बॉन्ड काटे, 2 H दिए, यहां 3 हो गए, RCH3। एमाइड को लेकिन ये एमीन में ही रिड्यूस करेगा। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़े कार्बोनिल कंपाउंड से 2 स्पेशल पढ़े, क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन में अमलगेटेड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl
और वुल्फ किशनर में हाइड्राजीन फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड। दोनों में ही क्या हुआ था, कार्बोनिल ग्रुप को हमने इस प्रकार से काटा था और CO ग्रुप कन्वर्ट हो गया था CH2 में एल्केन। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, एक हमने आपको HW दिया था क्लीमेंसन में, हमने HW आपको ये दिया था जरा चेक कर लेना बेटा उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 मिनट लगा दो। आपको याद होगा 2 क्वेश्चन दिए थे, वो तो मैंने क्लास में करा दिए थे। हाँ, क्लीमेंसन वाला हमें देखना था, अमलगेटेड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये देखना था। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक में वुल्फ किशनर लिया था और एक में रेड फास्फोरस प्लस HI लिया था। देखो बेटा हो रहा है। अच्छा, क्लीमेंसन भी दूसरे फंक्शनल ग्रुपों को प्रभावित नहीं करता है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो यूजुअली बच्चे क्या सोचते हैं, वो ये बना देते हैं, लेकिन बच्चों ये गलत है। क्यों गलत? देखिए, क्लीमेंसन में मीडियम होता है बच्चों एसिडिक, और एसिडिक मीडियम है और आपके पास एल्कोहलिक ग्रुप है, तुरंत बच्चों प्रोटोनेशन हो जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा, यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा जिस पर Cl- जो है वो अटैक करेगा। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में अगर रिएक्टेंट के पास एल्कोहलिक ग्रुप होता है तो वहां पे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ये नहीं प्राप्त होगा। HCl से हमें H+ मिलेगा, ये H+ लोन पेयर की तरफ आकर्षित होगा, पानी निकलेगा, ये बदल गया OH2+ में बदल गया, अनस्टेबल है, वाटर को रिमूव करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा और उस कार्बोकेटायन पर Cl- अटैक करेगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर आप वुल्फ किशनर कराते तो OH पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां पे मीडियम बेसिक होता है, लेकिन अगर आप क्लीमेंसन कराएंगे तो फर्क पड़ेगा, OH की जगह पर Cl भी आपको लगाना पड़ेगा। राइट, बना लीजिएगा। ये दोनों मैंने कल करा दिए थे। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने एसिड से बनाना सीखा। कल मैंने आपको डिकार्बोक्सिलेशन सिखा दिया था वाया सोडा लाइम NaOH + CaO। कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए या उसका सोडियम सॉल्ट दिया जाए, हम CO2 वाले कार्बन को हटा देते हैं और एक कार्बन कम का एल्केन हमें प्राप्त हो जाता है। बीटा कीटो एसिड में सोडा लाइम डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप उसको गर्म कर दीजिए, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। अब बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का दूसरा तरीका है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से जब हम एल्केन बनाते हैं तो यहां पर हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। हमें इसका सोडियम सॉल्ट लेना होता है तो हमने H+ को हटाया और उसके स्थान पर इसका सोडियम सॉल्ट लगा दिया, ठीक। और इसके बेटा हम लोगों ने कराई इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों क्या कराई? इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए सबसे पहले हम आपको इसको अपने तरीके समझा रहे हैं। आप क्या करिए, एल्किल ग्रुप और CO2 का बॉन्ड काटिए और बिंदी लगाइए। बिंदी का बेटा मतलब होता है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल
दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। एल्किल ग्रुप और CO2 का बॉन्ड काटिए, बिंदी लगाइए, बिंदी को डाइमराइज करिए, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 अलग हो गया, ध्यान रखिएगा ये कैथोड पर प्राप्त होता है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम अलग हो गया। अब समझना, जब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम अलग हुआ तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, ये तुरंत बच्चों वाटर को डिकम्पोज करेगा। ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन को गैस के रूप में निकालेगा और खुद अपना हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। कहने का मतलब जो वो 2 सोडियम अलग हुए, वो 2 सोडियम क्या करेंगे, बर्तन में पड़े हुए 2 वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करेंगे, आपको 2 मोल NaOH प्राप्त होगा और साथ में 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी एनोड पर। सॉरी, ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा। ओके, तो ये ऐसे आपको अलग से नहीं करना था, ये मेरा समझाने का तरीका था। आप देखिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, एल्किल ग्रुप CO2 को काटा, बिंदी लगाया, बिंदी डाइमराइज किया, 2 मोल CO2 अलग, 2 मोल सोडियम 2 मोल पानी को डिकम्पोज करेंगे, 2 मोल NaOH और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इस प्रकार से पढ़ने से फायदा ये मिलता है कि आपको एक बैलेंस रिएक्शन भी जीवन भर के लिए याद हो जाती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सोडियम एसीटेट, इसकी कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, बताइए क्या बनेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एल्किल ग्रुप और CO2 को काटा, बिंदी लगाया, बिंदी को डाइमराइज कर दीजिए, सीधे आपको इथेन प्राप्त हो गया। दैट्स इट। आपकी कॉपी में एग्जांपल ये लिखा हुआ है, सोडियम बेंजोएट लिया है आपकी कॉपी में, आप पोटेशियम ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस तरीका फिर बच्चों वही होगा, एल्किल ग्रुप और CO2 का बॉन्ड काटा, बिंदी लगाया, ये बिंदी डाइमराइज करेगी और बाईफिनाइल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप अपनी कॉपी बुकलेट में देखिए, ऐसे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। काट के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो भी किया हुआ है। CO2 के नीचे लिख लेना एनोड और हाइड्रोजन के नीचे लिख लेना कैथोड। अगले पेज पे ये वाला एग्जाम्पल दिया है, आप चाहो तो उसके ऊपर हाशिए में जगह खाली पड़ी है, ये वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नीचे बच्चों एक डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे में हम आपको ये दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट बनते कैसे हैं। अभी तो मैंने पोरवाल स्टाइल से आपको सिखाया, अगर किताबी भाषा से हम लोग करें तो ये कैसे बनते हैं देखिएगा। मैं इसको हटाना चाहूँगा। देखिए होता क्या है, कैसे होती है कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। ये सोडियम सॉल्ट है, आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ये ब्रेक हो गया एनायन में और कैटायन। एनायन ने एनोड पर गया, कैटायन कैथोड पर गया। एनायन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, फ्री रेडिकल में बदल गया, और कैटायन ने उस एक इलेक्ट्रॉन को पकड़कर हाईली रिएक्टिव सोडियम मेटल में बदल गया। ये क्या करेगा, ये CO2 को रिमूव करेगा और एल्काइल फ्री रेडिकल बनाएगा, और ये एल्काइल फ्री रेडिकल बच्चों दूसरे एल्काइल फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा, दैट इज डाइमराइज करेगा और RR का फॉर्मेशन होगा। ये सोडियम
बर्तन में पड़े हुए वाटर को डिकम्पोज करेगा, NaOH बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पे प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर प्राप्त होती है। ये इसकी विधिवत मैकेनिज्म है कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस की। ये आपको डब्बे के अंदर लिख लेनी है। तो यही बच्चों मैंने आपको बताया था कि RCO2 बॉन्ड को काटो, बिंदी लगाओ। वो बिंदी देखिए डायमराइज कर रही है और एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। चूंकि बेटा कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में लगातार NaOH का फॉर्मेशन होता रहता है, इसीलिए बर्तन की जो pH है बच्चों वो लगातार बढ़ती रहती है इन कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। इसको लिख लीजिएगा, आगे पॉइंट पढ़ रहे हैं। फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर, आप खुद देखिए, सबसे छोटा एल्किल ग्रुप लोगे तो CH3 लोगे ना, और CH3 से भी जब आप बनाएंगे तो इथेन प्राप्त होगा, मतलब मीथेन नहीं बनाया जा सकता। pH कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH। न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म, ये देखिए नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट, दो बेटा मेथड लिखे हैं एक्सक्लूसिव फॉर मीथेन। हाँ बेटा, एल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड, ये दो कार्बाइड बच्चों ऐसे होते हैं जिनका अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो मेटल तो बदल जाता है अपने हाइड्रो ऑक्साइड में, और साथ में जो कार्बाइड होता है वो मीथेन गैस के रूप में अलग हो जाता है। चूंकि इन दो कार्बाइडों से हमको मीथेन प्राप्त होता है, इसीलिए बच्चों हम लोग इनको मीथेनाइड कहते हैं। बोलो बेटा क्या कहते हैं? मीथेनाइड के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेथड है इट इज ओनली फॉर मीथेन। एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड अच्छा रहेगा अगर आपको इनके फार्मूले क्या हो याद हो, Al4C3 और Be2C, राइट। इसके बाद बच्चों हम लोग आ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे कि आपको मालूम है रिएक्शन मैकेनिज्म से, और कल भी आपने पढ़ा, एल्केन नॉन पोलर होते हैं, इन पर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। ये सिर्फ बेटा शो करते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा होगा, एल्केन की मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो सबसे पहला वही लिखा हुआ है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बिकॉज एल्केन आर नॉन पोलर हेंस कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, सनलाइट और वेपर फेज। सब आपको मालूम है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में पहला एग्जांपल लिखा है हैलोजिनेशन। मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, पेन नहीं चलाऊंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में सब पढ़ा चुका हूं। अटैक बाई हेलोजन फ्री रेडिकल, CH4 प्लस Cl2 एक्सेस में ले लिया, 1 बाई 1 सारे हाइड्रोजनों को सब्स्टिट्यूट करेगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, डाइक्लोरो डेरिवेटिव, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। हाँ, आप चाहे तो यहां पर एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, अगर हेलोजन एक्सेस में है तो सारे बॉन्ड सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन अगर हेलोजन के नीचे 1 मोल लिखा हो या इसके नीचे एक्सेस लिखा हो, यहां 1 मोल लिखा हो या इसके नीचे एक्सेस में लिखा हो, तो हम लोग सिर्फ बनाते हैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको मालूम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों एक बात आपको बताना चाहेंगे, आयोडोनेशन इतना स्लो होता है, ये पॉइंट मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया होगा। फ्लोरीन इतना तेजी से रिएक्शन करता है कि रिएक्शन बच्चों वायलेंट होती है, विस्फोट हो सकता है, और आयोडीन इतना स्लोली रिएक्शन करता है कि इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। यही कारण है बच्चों, जब भी हम लोग एल्केन का आयोडोनेशन कराते हैं
carried out using oxidizing agent like HiO3 या HNO3। ध्यान रखना, आयोडोनेशन रिवर्सिबल होता है, इसीलिए हम लोग आयोडोनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, HiO3 और HNO3। तो नया पॉइंट वैसे कुछ भी नहीं है, फिर भी आप ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। पहला रिएक्टिविटी ऑर्डर था हेलोजन का, सबको मालूम है। दूसरा रिएक्टिविटी ऑर्डर है बच्चों हाइड्रोजन का, ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने पढ़ा है। जिस H को हटाने पर जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उस H का रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। बेंजाइलिक, एलाइलिक, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और विनाइलिक, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। मैं कुछ नहीं बताने वाला इसमें। हाँ, नीचे 2 एग्जाम्पल लिखे हुए, वो एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। पहला एग्जाम्पल लिखा है, आप देखिए मैंने 1 मोल मेंशन कर दिया। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आप बनाएंगे, ये चारों सेकेंडरी है, ये चारों सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये टर्सरी है। मोर रिएक्टिव कौन सा होगा? टर्सरी। तो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होगा बच्चों टर्सरी से। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। दूसरा वाला बच्चों क्या दिया है? क्लोरीन। फिर वही बात है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हाइड्रोजन होगा? देखिए ये सिंपल सेकेंडरी है, ये टर्सरी के साथ साथ एलिलिक है, और ये वाला टर्सरी के साथ साथ देखिए बेंजाइलिक भी है और एलाइलिक भी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल इस कार्बन से बनेगा। तो इस H को हटाएंगे और Cl को लगाएंगे और आपको सॉरी ये देखिए, तो हमेशा ध्यान रखिए जो मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है हम उसको पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन होगा? जिसको हटाने पर, बिंदी लगाने पर मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है, वो हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है। बेंजाइलिक, एलाइलिक, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और विनाइलिक, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा बेटा एग्जाम्पल लिखा हुआ है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, नाइट्रेशन। यहां पे अटैक होगा NO2 फ्री रेडिकल से, यूज करेंगे कंसंट्रेट HNO3। एक H को हटाएगा, NO2 को लगाएगा, मिल जाएगा नाइट्रो एल्केन। कोई नई चीज नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरा पॉइंट जरूर नया है, वेपर फेज नाइट्रेशन। ये क्या होता है जरा बच्चों सामने देखो। बच्चों वेपर फेज नाइट्रेशन में क्या होता है? जब किसी एल्केन का वेपर फेज नाइट्रेशन कराते हैं, HNO3 और इनको दोनों को ही वेपर फेज में लेके ट्रीट करते हैं, तो हमें सारे आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलते हैं। मोस्ट रिएक्टिव H को हटाकर भी प्रोडक्ट बनाएंगे और लेस रिएक्टिव H को हटाकर भी प्रोडक्ट बनाएंगे। सारे आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलते हैं। साथ ही साथ क्या होता है बेटा, जब वेपर फेज नाइट्रेशन कराते हैं तो बॉन्डों को तोड़ने के बाद जो फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मिलते हैं उनके भी नाइट्रो डेरिवेटिव हम बनाएंगे। इसको तोड़ा, 2 कार्बन का फ्रैक्शन मिला, तो 2 कार्बन का नाइट्रो भी मिलेगा और 1 कार्बन का नाइट्रो भी मिलेगा। इस बॉन्ड को काटेंगे तो भी वही मिलेगा। तो अगर प्रोपेन का हम वेपर फेज नाइट्रेशन कराएंगे तो टोटल कितने प्रोडक्ट हम लोग को मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट। ये नया पॉइंट होता है वेपर फेज नाइट्रेशन। आइसोमेरिक प्रोडक्ट भी हमको मिलते हैं और क्लीव्ड प्रोडक्ट भी हमको मिलते हैं।
नेक्स्ट, सल्फोनेशन अटैक बाई SO3H फ्री रेडिकल कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, RSO3H का फॉर्मेशन होता है। कोई नई चीज नहीं है, कोई विशेष बात नहीं। हाँ, एक नई बात यहाँ पे होती है कि कार्बन की संख्या 6 से ज्यादा होनी चाहिए। बेकार की चीजें है, कोई जरूरत नहीं आपको याद करने की। तो नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रोएल्केन, सल्फोनेशन कंसंट्रेट H2SO4 सल्फोनिक एसिड। पहली रिएक्शन खत्म हुई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बच्चों रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। कंबशन ऑफ एल्केन। मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY, मैं जो कंबशन की इक्वेशन लिखवाऊंगा ना सिर्फ एल्केन पर बल्कि सारे हाइड्रोकार्बन फॉलो करेंगे, बराबर X प्लस Y/4 O2 बराबर X CO2 प्लस Y/2 H2O। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है, कंबशन की ये इक्वेशन बनती है, याद होनी चाहिए, CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 बराबर X CO2 प्लस Y/2 H2O। जो एनर्जी बच्चों निकलती है उसे हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। बेटा बोलो क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ कंबशन। आपके मेडिकल में क्वेश्चन आएगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन किस चीज पर डिपेंड करती है? ध्यान रखिएगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन डिपेंड करता है एक्स पर, जहां पर एक्स क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन उतना ज्यादा होगा। मान लो कार्बन की संख्या बराबर हो जाए तो हाइड्रोजनों की संख्या से देखिएगा, इसीलिए हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन उसका ज्यादा होगा जिसका X प्लस Y/4 ज्यादा हो। पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझो, पहले देखोगे कार्बन को और फिर देखोगे हाइड्रोजन को, राइट? जैसे एक चीज और लिखनी है, बाद में लिखेंगे, पहले एग्जांपल देखिए। आपकी कॉपी में एग्जांपल लिखा है CH4 C2H6 C3H8। आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताना। देखना, सबसे ज्यादा कार्बन इसके पास है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। अब इन दोनों के पास दो दो कार्बन है, तो हाइड्रोजन को देखिए, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा उसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा, और जहां पे हाइड्रोजन कम उसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन कम। दैट्स इट। तो पहले देखा करो कार्बन को, फिर देखा करो हाइड्रोजन। ये तो बात तब है जब मॉलिक्यूल अलग अलग है। अगर बच्चों मॉलिक्यूल सेम हो जाए तो ध्यान रखना, इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे जैसे आप ब्रांचिंग को बढ़ाते जाते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन बच्चों वैसे वैसे कम होता जाता है। इसके ऊपर आपकी कॉपी में एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है जरा देखेंगे। हमने पेंटेन के दिए, पेंटेन के हमने 3 आइसोमर दिए हैं। नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन नहीं लिख रहा हूं मैं, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ओके बच्चों, तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज है तो नंबर ऑफ कार्बन से पहले देखना, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब आइसोमर आपको दिए गए हैं, तो आप किससे चेक करेंगे? ब्रांचिंग से। क्लियर? दिस इज अबाउट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगला बच्चों पॉइंट लिखा हुआ है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हाँ, हम लोग कभी कभी इन केमिकली इनर्ट एल्केन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं
दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में। एनसीईआरटी का पॉइंट है, सारे पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। ओके, जैसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में पहला है मीथेन का, ओनली मीथेन। बच्चों मीथेन का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, कैटालिटिक मतलब किसी कैटालिस्ट की उपस्थिति में 100 एटमॉस्फेयर 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये O इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और हमें मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, दिस ऑक्सीडेशन इज एक्सक्लूसिव फॉर मीथेन। मीथेन का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर 100 एटमॉस्फेयर 200 डिग्री सेल्सियस पे O अंदर चला गया, मैथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। आपकी कॉपी में B क्या लिखा हुआ है? अच्छा, B ये लिखा है, एल्केन हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन। ऐसे एल्केन जिनके पास टर्सरी हाइड्रोजन हो, उनका ऑक्सीडेशन कराइए एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये O टर्सरी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है, या आप ऐसे बोलो कि ये टर्सरी हाइड्रोजन को टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये दूसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आपकी कॉपी पर लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसको देख के आप समझ गए हैं, दिस इज आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में अगर ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन टर्सरी है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी टर्सरी होगा। अगर इसका एल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराएं तो दिस टर्सरी हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू टर्सरी OH, और ये देखिए आपको टर्सरी अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो पहला वाला ओनली फॉर मीथेन था और दूसरा वाला ओनली फॉर दोज एल्केन विच हैव टर्सरी हाइड्रोजन। ये दो तो बेटा आपकी बुकलेट में हमने लिख दिए हैं। एनसीईआरटी में बच्चों दो और लिखे हुए, तो इसी पेज के जहां पे ये वाला एग्जांपल लिखा है, इसी पेज के हाशिए पर वो दो आप बच्चों और लिखेंगे। इसी पेज के हाशिए पर आप दो और लिखेंगे। तीसरा, मान लीजिए कोई एल्केन आपको दिया जाए RCH3, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराएं मॉलिब्डेनम ऑक्साइड या मैग्नीज कार्बोक्सिलेट, तो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड अगर बच्चों आप लेते हैं तो ये जो CH3 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में, और अगर मैग्नीज कार्बोक्सिलेट लेते हैं तो ये CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH में। ये एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव पॉइंट है बच्चों, ये चारों ही बच्चों एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो RCH3 का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड तो CHO और मैग्नीज कार्बोक्सिलेट तो RCOOH, ये दोनों भी एनसीईआरटी में लिखे। टर्सरी हाइड्रोजन एल्कलाइन KMnO4 टर्सरी अल्कोहल, और अगर ले लेते हैं मीथेन का कॉपर की प्रेजेंस में तो मैथिल अल्कोहल। ओके, आफ्टर बच्चों कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आप लोगों ने पढ़ लिया एल्केन की पहली रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। दूसरा पढ़ा आपने कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आइसोमर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तीसरा आपने पढ़ा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसमें 4 एग्जाम्पल पढ़ाए। चौथी रिएक्शन है बच्चों आइसोमेराइजेशन। देखिए
ये हटाना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा बेटा। चौथी बेटा रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में ध्यान रखिएगा, जब एल्केन का आइसोमेराइजेशन करते हैं तो हमेशा उसकी ब्रांचिंग बढ़नी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी कॉपी में हमने एग्जांपल लिया आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन में एनहाइड्रस AlCl3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, आपने ये डाला, ये रिएजेंट होता है आइसोमेराइजेशन कराने के लिए। अब सुनना, इसका आइसोमेराइजेशन कराएंगे तो आइसोपेंटेन से नॉर्मल पेंटेन भी बन सकता है और नियोपेंटेन भी बन सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग आइसोमेराइजेशन ब्रांचिंग ऑलवेज इंक्रीजेस। इसलिए आइसोपेंटेन का जब आप आइसोमेराइजेशन कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा नियोपेंटेन। ठीक है बच्चों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ब्रांचिंग हमेशा बढ़ती है। पहचानोगे कैसे? तो रिएजेंट आपके सामने लिखा हुआ है, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, राइट। आइसोमेराइजेशन के बाद अगला रिएक्शन लिखा है एरोमेटाइजेशन। हाँ सुन लीजिए, व्हाट इज एरोमेटाइजेशन? व्हाट इज एरोमेटाइजेशन? सुन लीजिए बेटा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को मेटल कैटलिस्ट की उपस्थिति में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बदलना कहलाता है एरोमेटाइजेशन। बहुत सारे मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, जैसे वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज ऑक्साइड। V2O5, Cr2O3, Mn2O3, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, एरोमेटाइजेशन होगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बदलेगा। मेटल ऑक्साइड वर्क एज कैटलिस्ट। क्लियर? जैसे देखिए बेटा, मान लीजिए आपने ये ले लिया, इसको देख के बच्चे साइक्लोहेक्सेन बोलने लगते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि ओपन चेन बनाया है नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, तो आपने इसका एरोमेटाइजेशन कराया, परेशान नहीं होंगे। जब भी बच्चों एरोमेटाइजेशन होता है हमें बेंजीन जरूर बनानी होती है। बोलो क्या बनानी होती है? बेंजीन। सबसे पहले बच्चों आपने बेंजीन बना दी, बिना सोचे समझे आपने क्या बना दी? बेंजीन। अब आप देखिए, क्या सारे कार्बन कवर हो गए? अगर सारे कार्बन कवर हो गए तो यही आंसर हो गया। अगर सारे कार्बन कवर नहीं हुए, जितने एक्स्ट्रा कार्बन बचे उसको साइड चेन के रूप में लगा दिया करिए। यहां पर सारे कार्बन कवर हो गए, 6 यहां पर, 6 यहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मान लीजिए हम आपको ये देते, नॉर्मल हेक्सेन की जगह पर हम नॉर्मल हेप्टेन आपको देते, और इसका हम एरोमेटाइजेशन कराते मेटल कैटलिस्ट की उपस्थिति में। सबसे पहले क्या करिए, आप बेंजीन बना दीजिए, टेंशन मत लीजिए। अब यहां पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है, उस कार्बन को ऐसे साइड चेन लगा दीजिए, टॉलूइन। ओके, तो सबसे पहले आप बेंजीन बना देंगे और जितने कार्बन एक्स्ट्रा हैं
उतने कार्बन की साइड चेन आप लगा दिया करिए। जैसे मान लीजिए यहां पे ले लें एन ऑक्टेन ले लें, 2 कार्बन एक्स्ट्रा होते तो या तो इथाइल लगा देते